अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर चुके होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त 4 अहम मुस्लिम ममालिक जिसमें तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। ये उनका दौरा 25 मई से शुरू हुआ जो कि 30 मई तक जारी रहेगा। और खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, जहाँ तिजारती ताउन, दिफाई मामलात और सकाफती हम आहंगी के हवाले से एक सिफारती संग मील तस्वुर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने अपना 2 रोज़ा तुर्किया का दौरा मुकम्मल करने के बाद तेहरान का रुख किया, जहाँ उनका ईरानी सदर मसूद पशकियान ने सादगाबाद महल में पुरतपाक इस्तकबाल किया, जहाँ पर कौमी तराने बजाए गए और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्किया के इस दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी रही उस पर तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया गया। तुर्किया में उनका इस्तकबाल तुर्क वज़ीर दिफा और दीगर आला शख्सियात की जानिब से किया गया। ईरान में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान भी किया है और कहा है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर, इसके साथ साथ पानी और जो दीगर इलाकाई तनाज़ात हैं वो भी हल करना चाहता है। साथ ही भारत से तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे मौज़ूआत पर भी बातचीत के लिए आमादगी जाहिर की है। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ईरान को दूसरा घर करार दिया और दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और जो मुआशी रवाबित हैं उनको भी मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के हालात काफ़ी पेचीदा होते जा रहे हैं। इन हालात में मुस्लिम दुनिया के बड़े ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत देना सिफारती तौर पर इंतहाई अहम भी करार दिया जा रहा है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर हाशिम ख्वाकुबानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे के इलाकाई और आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान के लिए इसमें कौन से मौक़े वो देख रहे हैं, चैलेंजेस कौन से हैं और क्या ये सिफारती कोशिशें भारत, ईरान और तुर्किया से ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलने में कामयाब हो सकेंगे। हम सब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप इस 4 मुल्की दौरे को मौजूदा इलाकाई सूरत हाल जब हम देख रहे हैं उस तनाजुर में किस नज़र से देख रहे हैं? क्या दौरा सिर्फ रिवायती सरगर्मी आपको सिफारती सरगर्मी लग रहा है या जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसमें अब आपको एक नया रुख, एक नया शिफ्ट नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो पाक भारत जंग का जो एक फेज हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ज्यादा एतमाद आया और हमारे डिप्लोमेट ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ। ये दौरा इसलिए से अहम है कि इसमें से 4 में से 2 मुल्क तो वो हैं जो इस जंग में पूरी तरह खुल के पाकिस्तान साथ खड़े थे, तुर्किया और आज़रबाईजान। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे तो जो तुर्किया का दौरा, वैसे दौरे तो ज़ाहिर पहले से ही प्लान होते हैं, काफी पहले से इसकी वर्किंग हो चुकी होती है, लेकिन जब उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, जब हालात बदलते हैं, तो मेरा ख्याल है वो इन दोनों मुल्कों का, उसमें पाकिस्तान का ज़ाहिर शुक्रगुजार भी है कि उन्होंने हमायत की। ईरान भी इस सारे इवेंट में, इस सारे ये जो पूरा इशू है, सारे इशू में ईरान इंडिया की साइड नहीं लिया। हालांकि ईरान के इंडिया के साथ बहुत से ट्रेड और बहुत सारे मामलात हैं, ईरान ने भी सालसी की कोशिश की और पाकिस्तान के लिए नेगेटिव नहीं रहा। ताजिकिस्तान का भी दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के हवाले से अफगान तालिबान के जो इशू पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, वो उसी तरह के कुछ वहाँ पर रिजर्वेशन ताजिकिस्तान के भी है। और वैसे भी ट्रेड के हवाले से और चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान चाहता है कि ताजिकिस्तान के साथ जो उनका कॉरिडोर है, ट्रेड कॉरिडोर, वो भी एक पूरी तरह रिवाइव हो और चीज़ें बेहतर हों। ईरान देखें, तुर्किया का भी बहुत अच्छा वहाँ पे जो तैयब एर्दोगान का और सारा पूरा जो एपिसोड वहाँ पे गुजरा, अभी उन्होंने बहुत अच्छे कलमात के दर के ईरान ने भी, और वहाँ पे कल जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की ईरान में, वो भी बड़ी अहम है। उन्होंने ईरान को काफी खुल के मॉरल सपोर्ट की बात की और ईरानी लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे और मुस्बत किस्म की जो बयानात और सब चीजें आई हैं, तो मेरे ख्याल से चीजें बेहतर होंगी और इससे आगे डेवलप होंगी। और बहरहाल इनकी एक सफारती सिग्निफिकेंस है, ये अहम दौर है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने भी कहा, हम सब भी ये जानते हैं कि तुर्किया ने हालिया पाक भारत जो कशीदगी थी उस पर पाकिस्तान की हिमायत की है ज़बरदस्त तरीके से, और बिल्कुल भी कोई जिसे कहते हैं कि फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान भी किया। आप इससे क्या देख रहे हैं? दो तरफा ताल्लुकात में क्या पेशरफ मुतवक्के है? जब भी हम ये कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर होंगे, हम तो ये देखते हैं कि ट्रेड कितना बढ़ेगा, हमारी जो इंडस्ट्री है, किन शोबों में इश्तराक तुर्की के साथ मुमकिन हो सकता है। डिफेंस को लेकर जब हम देखें तो कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपको लगता है जो कि MOUs हैं जो इन फ्यूचर हो सकते हैं? देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड तो है, लेकिन उसमें बढ़ना चाहिए, इजाफा होना चाहिए। डिफेंस के वाले से काफी चीजें डेवलपमेंट हुई हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं, अब जंग में हम सब लोगों को पता लगा है कि
पाकिस्तान ने ड्रोन भी तुर्की से लिए थे, कुछ और चीजें। मेरा ख्याल है कि अब मुमकिन है कि वहां से कोई एंटी ड्रोन गन्स वगैरह के वाले थे या और चीजों के वाले थे। तुर्की में चूंकि टेक्नोलॉजी में ज़ाहिर काफी डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस है, तो पाकिस्तान और उसकी चीजों में बेहतरी आएगी, यकीनन डेवलपमेंट हो रही। और अच्छा तुर्की ने अभी नहीं, सिर्फ तुर्किया ने माजी में भी, मतलब इंडिया में देख रहा था इंडियन न्यूज़पेपर द्वारा, तो वहाँ पे बड़ा, वहाँ पे तो कोराम मचा हुआ ना, वो तो तुर्किया का बाइकाट करने की अपीलें चल रही हैं, बड़ा शोर मचा हुआ वहाँ पे। तो उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान, कश्मीर पे पाकिस्तान को हिमायत, खासतौर पर जब से तैयब एर्दोगान आए हैं पिछले 20 सालों में, तुर्की ने हमेशा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के हक में बयान दिया, जैसा बयान दिया जो इंडियन तो चाहते हैं ना कश्मीर का नाम ही न लिया जाए। तो जो मुल्क भी कश्मीर के लिए बात करे, कोई मतलब एक मामूली सी बात भी करे तो उनको नागवार की जरूरत है। और तुर्की ने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की हमेशा हमायत की है। और लेकिन इस मौके पे वो इंडियंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसके अंदर खुल के सामने आएगा तुर्किया। तो हमें खुशी है इस पर, और हमें इस पर फख्र है कि हमने जिन दोस्तों का इंतखाब किया, चाइना का भी और तुर्किया का भी और अजरबैजान का और इधर सऊदी अरब और ईरान, सब ने पाकिस्तान के साथ मतलब एक अच्छा निभाया, ताल्लुक निभाया, पूरा साथ दिया, और कोई भी इनमें से इंडियन कैंप में नहीं गया। तो ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। और हमने ये देखा, हम भी अपने प्रोग्राम्स में बहुत से ऐसे एंकर्स, बहुत से ऐसे एनालिस्ट पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस पर तनकीद करते रहते थे, लेकिन अब जब हम सिचुएशन देख रहे हैं तो पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हमें दिखाई दिए, उधर इंडिया हमें अकेला दिखाई दिया। साथ ही साथ अब जब ये सारी कशीदगी हुई उसके बाद इंडियन मीडिया की बात कर लें, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर लें, उनकी अवाम की बात कर लें, जो नफरत हम उनकी तरफ से देख रहे हैं तुर्किया के लिए, आज़रबाईजान के लिए, जहां वो ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट मुहिम वहां पर इतनी बड़ी तादाद में चलाई जा रही हैं, ट्रेड बंद करेंगे, वहां पर टूरिस्ट नहीं जाएंगे। तो ये आपको क्या लग रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है ये किस किस्म की सोच रख रही है? बहुत ज्यादा जो नफरत है वो अब हम देख रहे हैं कि वो खुल के सामने आ रही है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है मजीद। देखिए वहां पे तो लगता है इंडिया में तो जुनून इतना गालिब आ गया है कि वहां पे अकल और फहम की बात वहां पे हो ही नहीं रही। मतलब आप देखें ना, अगर अकलमंदी का तकाजा तो ये था कि इंडिया को तुर्किया के साथ ताल्लुक बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि मजीद बिगाड़ने। अब वो इस तरह की, अच्छा बात यह कि तुर्किया में पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, यूरोप से तो बेशुमार मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वो यूरोप और अमेरिका से जाते हैं, मतलब करोड़ से ज्यादा वहाँ लोग जाते हैं। तो इंडिया के कितने ही जाते होंगे वहाँ पे, तो इंडिया के बाइकाट से क्या फर्क पड़ जाएगा? असल उनको जो सबसे ज्यादा जो पेइंग कैपेसिटी है वो यूरोपियंस की है और अमेरिकन की है और अरब मुल्कों की है। ये सारे वहाँ पे जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में, कई करोड़ वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। इंडिया के बाइकाट करना एक निहायत ही बचगाना सी हरकत है। और मैं तो हैरान इस बात में हूँ, उनका मीडिया तो सब चीज़ पागल हो चुकी है, उनकी हुकूमत भी असल में इंडियन फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हुई। देखिए अभी आपने जो बात की ना, पाकिस्तान में ये गलत हमारा रुझान है, हम हर चीज में ना अपने आप पर तनकीद करते हैं, अपने सर में मट्टी डालना शुरू कर देते हैं मामूली बात पे। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी कई पॉलिसियां दुरुस्त साबित हुई है। मतलब चीन के साथ आज नहीं 40 साल से, कम से 40 से भी ज्यादा, 50 साल से ज्यादा समझ लें, अयूब खान से लेके भुट्टो साहब भी, जिया बेनजीर, नवाज शरीफ, वासिफ जरदारी, तमाम लोग, जिन्होंने मुशर्रफ भी हों उसमें, जो लोग भी शामिल हो जाए, शहबाज शरीफ, इवन इमरान खान, सब लोगों ने तुर्किया के साथ भी ताल्लुक बनाया, चीन के साथ भी ताल्लुक रखा, अरब मुल्कों के साथ, ईरान के साथ, वो सब जो है पॉलिसी हमारी दुरुस्त साबित हुई। यानी कोई ये नहीं कह सकता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक वक्त आया जब हम सबको भी, मैं ये कहूंगा कि इस चीज़ का एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन में जा रहा था। जब ये सारी कशीदगी मंजर यहाँ पर आई, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश की हिंदुस्तान ने, तब ये चीज़ें बड़ी क्लियर हुई और वहाँ पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। वहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं। जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर गए, हमने देखा उन पर भी बड़ी तनकीद वहाँ से की गई, गवर्नमेंट के हल्कों से भी की गई। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनके जो एंकर्स हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं, उनके जो गवर्नमेंट के अहदेदार हैं, वो तनकीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस कॉन्फ्लिक्ट में क्यों कूद पड़े थे। खैर ये हम दोबारा से उस तरफ निकल जाएंगे। वजीर आजम की जानिब से कल जो स्टेटमेंट ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की तरफ से हमने सुनी, जो वो हिमायत का एक बड़ा बयान दिया गया, इसका आलमी असर क्या देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है ये एज एक्सपेक्टेड था या आपके लिए भी सरप्राइजिंग था? ये तो बड़ी अहम, वाकई सच्ची बात है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना खुल के बात करेंगे। तो ये पाकिस्तान की जो न्यू स्ट्रेटेजिक विजन और पॉलिसी को भी जाहिर करता है कि ईरान को इतना, मतलब इतना स्ट्रांगली सपोर्ट मेरे ख्याल में कम ही मुल्कों ने किया होगा। तो पाकिस्तान ने उनके जो पीसफुल एटॉमिक प्रोग्राम है और उनका पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और दुनिया के हर मुल्क की तरह ईरान का पूरा हक हासिल है
हम तो ये बात समझते हैं और हम ये बात कहते हैं, लेकिन इतना स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है ईरान में कि मेरा ख्याल है इसका बहुत अच्छा असर होगा, ईरान पे भी इसका बहुत मुस्बत असर होगा। और वहाँ पे खमनाई साहब और उनकी दूसरी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी और पासवान के लोग भी वहाँ पे, तो वो उन सब पे बहुत अच्छा इसका मेरा ख्याल है। लेकिन अभी सर ये हमारे लिए कितना अच्छा होगा इतना खुलकर बोल देना? मेरा सवाल बेसिकली ये था क्योंकि अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस हैं ईरान पर। हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा सिर्फ इसलिए मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ है। आज हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज हम उसके अगर हम कहें कि हम उसकी हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि वो करते हैं हमेशा ऐसा। देखिए बात ये है कि आप सिर्फ आपने अमेरिका के से डर में तो नहीं रहना ना, अपनी पॉलिसी और अपना भी देखना है। और देखें बात ये है कि ईरान और अमेरिका के न्यूक्लियर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके खुद अमेरिका खुद मुज़ाकरात कर रहे हैं, एंगेजमेंट किया उसने ईरान के साथ। तो पाकिस्तान तो सिर्फ यही कह रहा है ना कि जो उनका पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आगे, पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, पाकिस्तान चाहता है कि ईरान को भी कोई ना कोई सिस्टम में ऐसे लाया जाए ताकि अपना वो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना जारी रख सके और दुनिया के जो खदशात हैं वो भी दूर हो। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अमेरिका को भी गिला या शिकवा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो होता रहे शिकवा। अब अमेरिका तो चाहेगा कि पाकिस्तान चीन का दुश्मन बन जाए, अमेरिका तो चाहेगा कि पाकिस्तान और मुल्कों से बिगाड़ पैदा करे। तो हमने अपनी पॉलिसी देखनी ना भाई, अमेरिका के साथ हम अच्छा खुशगवार ताल्लुक चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका के एजेंट तो नहीं है ना, उनके गुलाम है। हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसियां बनानी चाहिए और हमने तरीके के साथ, मतलब हम अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं कर रहे, अमेरिका के साथ हम टकरा भी नहीं रहे। और लेकिन बात ये है कि ईरान हमारा अपना पाकिस्तानिक स्टांस रखता हुआ इस वक्त हमें बड़े क्लियर तरीके से दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, वजीर आजम ने जिस तरह से एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत दी है, ये हम लोग चले बहुत अच्छे जेस्चर दिखाते हैं, अच्छी बातें दिखाने भी चाहिए, लेकिन जितनी मतलब मैं अपने वर्ड्स को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जितनी ढीठ हुकूमत वहाँ पर मौजूद है, जो मोदी साहब के खिताबात आजकल वो अपनी अवाम के दरमियान कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों रोटी खाओ नहीं तो फिर गोली तो है मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए। तो एक प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की जबान, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बार बार मुज़ाकरात की दावत, मौजूदा भारतीय हुकूमत आपको लगता है वो इस पर रद्द-ए-अमल भी देंगे, वो इसको कंसीडर करेंगे, वो इस पर सोचेंगे जिस एक्सट्रीमिज्म पर वो इस वक्त पहुंच चुके हैं? देखिए कुछ बातें दुनिया के लिए होती है, कुछ बातें वो इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया अगर उस पर रिस्पॉन्ड करे ना, अगर हमें पता है वो क्या करेगा, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होती है। मतलब मैं आपको बताऊं, जनरल जिया के दौर में उन्होंने, जनरल जियाउल ने ये बात बड़ी इस्तेमाल की थी। उस वक्त एक टर्म यूज की जाती थी, ऑफेंसिव पीस की। इन्होंने उस वक्त ये बार बार पाकिस्तान हुकूमत कहती थी कि इंडिया के साथ कि हम वायदा कर लेते हैं जंग ना करने का, नो वार पैक्ट करते हैं और अमन होना चाहिए। राजीव गांधी उस वक्त स्ट्रेटेजिस्ट ही कहते थे, एनालिस्ट ही कहते थे, राजीव गांधी और इंडियन परेशान हो गए थे कि भाई ये अब इससे क्या करें। पाकिस्तान तो पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कहते हैं हम एग्रीमेंट करते हैं कि एक दूसरे पे हमले में पहल नहीं करनी। अब उनको ये समझ नहीं आती थी कि हम इसका क्या तोड़ करें। तो जब आप पीस की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, अगला माने ना माने, लेकिन एक दुनिया पर आपका एक इंटेंशन वाज़ेह होती है, आपका केस मजबूत होता है, आप हाई मॉरल ग्राउंड पे जाते हैं। तो नुकसान क्या है? मतलब ये है कि इंडिया उसे नहीं करेगा तो ना करे, इंडिया ने पहले कौन सा। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छी मूव है और एक स्ट्रेटेजिक, और हर इंटरनेशनल फोरम पे इनको पाकिस्तान को यही बात करनी चाहिए और पाकिस्तान चाहता भी यही है। लेकिन पाकिस्तान ने कोई पहल नहीं की ना। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी ईस्टर्न बॉर्डर पर सुकून रहे, ताकि पाकिस्तान वेस्ट में जो मसाइल हैं, टीटीपी वगैरह के और बीएलए वगैरह के जो प्रॉक्सी वार्स हैं, उनको काउंटर कर सके। पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया की तरफ से सुकून हो, ताकि वहां पे हमारे इतना खर्चा, देखें ये जो बिल्डअप हुआ है, मिलिट्री बिल्डअप एक हफ्ते का, उसमें अरबों खर्च हो गए होंगे। अब डिफेंस बजट भी इनको बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंस बढ़ाया जाएगा। तो पाकिस्तान तो चाहता है कि सूरत पीसफुल रहे और सॉफ्ट रहे और डीएस्केलेशन हो। तो मेरे ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं, ये एक अच्छी मूव है, स्ट्रेटेजिक मूव है और डिप्लोमेट्स जो हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट आमिर हाशिम खाकवानी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अच्छी मूव वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से भारत को मुज़ाकरात की दावत उनकी तरफ से दी गई है और बारहा यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करें, कश्मीर के हवाले से बात करें, पानी के इशू पर बात की जाए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी दोनों हुकूमतों को सर जोड़कर बैठना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, फ्रांस की सरजमीन पर पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और एजाज़। दुनिया भर में पाकिस्तानी निजात अफराद जब अपने किरदार, अपनी खिदमात और अपने इशार से वो मकाम हासिल करते हैं जिसे दुनिया तस्लीम करे, तो वह न सिर्फ अपनी ज़ात बल्कि पाकिस्तान के नाम को भी बुलंदी अता करते हैं।
आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नगमाना कयानी की, जो एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ और दर्द दिल लिखने वाली समाजी कारकुन भी हैं। 10 मई 2025 को फ्रांस की हुकूमत ने उन्हें अपने आला तरीन सिविल एजाज़ात में से एक में से नवाजा है, और ये वही एजाज़ है जो 1963 में फ्रांसीसी सदर शार्ल डी गॉल ने उन शहरियों को देने के लिए मुतारिफ करवाया था जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी दयानतदारी, कुर्बानी और उसूल पसंदी से इंसानियत की खिदमत की हो। नगमाना कयानी वो खातून हैं जिन्होंने यूरोप में आला तालीम और शानदार करियर के बेशुमार मौके को पसे पुश डालकर EPDH नामी एक गैर मुनाफे बख्श इदारा कायम किया, जो रंग, नस्ल, मजहब या कौम की तफरीक के बगैर इंसानों की खिदमत में इस वक्त मसरूफ़ है। वो न सिर्फ यूरोप में बल्कि पाकिस्तान में ज़लज़लों और सैलाबों के दौरान भी खिदमत अंजाम दे चुकी है और आज भी खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के शोबे में सरगर्म अमल हैं। इसके अलावा अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में भी उनकी तंजीम हज़ारों इंसानों की मदद कर चुकी है। डॉक्टर नगमाना कयानी का यह एजाज़ दरअसल एक एतराफ़ है कि जब आपकी नीयत साफ़ है, आपका जज्बा सच्चा है और मकसद इंसानियत की भलाई हो तो सरहदें भी बेमानी हो जाती है। और ये एजाज़ पाकिस्तान की बेटी को मिला है और इस पर हर पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नगमाना कयानी ने हमें शो में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको इस अजीम एजाज़ पर बहुत बहुत मुबारकबाद। इस लम्हे को किस तरह से महसूस कर रही हैं? और जैसे अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपसे बात की है कि मैं आपके इस अवार्ड को अनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूं, तो इसमें आपने मेरी हेल्प करनी है क्योंकि यह एजाज़ मिलना यकीनी तौर पर एक गैर मामूली बात है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे 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 बहन भाइयों, पूरे पाकिस्तान को मेरा दिली सलाम और प्यार। अच्छा, मैं आपकी आसानी कर देती हूँ। ये जो अवार्ड है इसको l'Ordre de Mérite कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मेरिट, l'Ordre de Mérite au niveau national। और जिस तरह आपने कहा, ये प्रेसिडेंट चार्ल्स द गोल ने इन्वाइट किया था। मैं थोड़ा सा आपको इस चार्ल्स द गॉल के बारे में बताती हूँ कि मेरे लिए और ज्यादा ये ऑनर की बात है कि उनके लिहाज से मुझे ये मिला। चार्ल्स द गोल वो इंसान हैं जब दूसरे जंग अजीम में फ्रांस का ने घुटने टेक दिए थे जर्मन हुकूमत के सामने, तो इन्होंने रिफ्यूज किया था कि हम गिव अप नहीं कर सकते, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना है, हमने अपने हकूक के लिए लड़ना है। तो उनके नाम से किया हुआ मुझे ये अवार्ड मिला है Ordre de Mérite। जो फ्रेंच में कहते हैं Chevalier de l'Ordre de Mérite। तो मेरे लिए ये और ऑनर की बात है। और एज अ पाकिस्तान की बेटी, आपने अभी जो मेरी इंट्रोडक्शन करवाई, इस पूरे इंट्रोडक्शन में जो मुझे सबसे प्यारी बात लगी, आपने कहा पाकिस्तान की बेटी। इवन जो हमारे मिनिस्ट्री जो से आई हुई थी मुझे अवार्ड देने के लिए, उन्होंने भी यही कहा कि आज पाकिस्तान की बेटी को अवार्ड दिया जा रहा है। तो अल्लाह पाक की कसम, मेरे लिए सबसे बड़ी ये फख्र की और खुदा के सामने शुक्राने की बात थी कि मेरी वजह से, मेरे काम की वजह से आज मेरे मुल्क का नाम और रोशन हो रहा है। नो डाउट, बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपने बात की कैसे मैं फील करता हूँ वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ये बात गलत होगी अगर ये कहूँ कि ये अवार्ड सिर्फ मेरा है। ये सबसे पहले मेरे माँ बाप का है, मेरे अपनों का है और मेरी पूरी टीम का है, और अब सब जैसे लोगों का है जो इतना प्यार करके मुझे पुश अप करते रहे कि यस यू कैन डू इट, बेटा हिम्मत नहीं हारनी, आपने कंटिन्यू रखना है। और मैं तो उनको भी कहूंगी जिन्होंने मेरे मजाक उड़ाए, जिन्होंने बोला चलिए पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रही है, इतनी न्यूरोबायोलॉजिस्ट होके ये किस फील्ड में आ जा रही है। तो उनका भी शुक्रिया, क्योंकि अगर वो नेगेटिव ना होते तो मुझे अपने इरादों का कैसे पता चलता। बिल्कुल, उससे जो मोटिवेशन मिलती है वो इंसान को फिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में ले आती। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत से लोग पहली बार भी आपको देख रहे होंगे, कहाँ से ये सफर शुरू हुआ, कहाँ से इन खिदमात का आगाज हुआ, कैसे ये आइडिया डेवलप हुआ? हाँ बच्चे, ये सफर तो आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बचपन से ही, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को यही दूसरों की खिदमत करते हुए देखा, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो, क्योंकि हम पाकिस्तान आर्मी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और चाहे विदाउट यूनिफॉर्म खिदमत खल्क अपने माँ बाप को करते देखा, अपने बड़ों को करते हुए देखा। यही समझ लो कि हमारे डीएनए में है। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो तरबियत होती है ना, उसका बहुत ही ज्यादा असर होता है बच्चों पे। सिर्फ तरबियत का नाम ये नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते, बल्कि जो इर्द गिर्द आपका माहौल होता है,
असली वैल्यूज। अगर मैं आम लोगों की तरह होती तो मैं कहती मेरा दिमाग खराब है, मैं इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के ये काम करूं, चले आना फकीरों वाला। तो लेकिन ये है कि मैंने सर झुके हुए देखे हैं दूसरों के सामने, अकड़ा कर नहीं देखा। ठीक है, नहीं बिल्कुल। आप कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, ये सिर्फ आई गेस लोगों की सोच होती है। बल्कि आप जो काम कर रही हैं वो अल्लाह का काम है, अल्लाह के रास्ते का काम है। EPDH का जो क़याम था वो कब हुआ? आज राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं, कितने ममालिक में काम कर रही है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज कर रही हैं आप? बेटा जी ऑफिशियली जो सा है वो 2005 में काम हुआ, स्टार्ट हुआ हमारा। इसकी बेस रखी गई, फाउंडेशन रखी गई 2005 में। और अब तक तो बच्चे हम हमारा फर्स्ट एक्शन ही पाकिस्तान था। 8 अक्टूबर की डेट मेरे लिए जानलेवा डेट है। 8 अक्टूबर 2005 जब हमारा मुल्क अर्थक्वेक में टोटली टूट चुका था। और मैं एज अ पाकिस्तान की बेटी हुई यहाँ पे सिर्फ टीवी पे बैठ के ये नहीं कह सकती थी कि चलो जी ओहो मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। तो आई डिसाइडेड अपने छोटे से ही दिल के साथ और बड़े से जज्बे के साथ ये चली पाकिस्तान पहुंच गई। दैट वाज आवर फर्स्ट एक्शन बालाकोट में। और उसके बाद अभी कितने हजारों लाखों लोग हमारे जिनके हमने खिदमत की है। मैं तो यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, खिदमत। उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनकी खिदमत कर सकें। और कंट्रीज अफ्रीका छोड़ के यूरोप, अब इवन माली, सेनेगाल, हमने उन सब में भी काम किया। तुर्की में भी हमने काम किया अर्थक्वेक के लिए। IT में भी काम किया। जब भी दुख जहां भी हो, हम कोई क्या कहते हैं ना कि बहुत बड़े लोग नहीं है, छोटे से हैं, छोटे से लोग हैं। हमसे जितना भी हो सकता है हम पहुंच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो मेरे मुल्क को मेरी धरती माँ है। जब भी तड़प आई है पहुंची हूँ, चाहे छोटा से छोटा ही काम हुआ है लेकिन पहुंची जरूर हूँ। तो नुमाना साहब, पाकिस्तान में अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, अगर 3 या 5 बड़े मसले मैं आपसे पूछूं कि आपको वो कौन से लगते हैं, और उसमें किन किन मसलों पर अभी आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या आप किस तरह से काम कर रही हैं या इन फ्यूचर किस तरह से करना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं आज पाकिस्तान में बच्चे हम तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं, ठीक है, और स्पेशली बच्चियों के। और आजकल तो हमारा जो विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अगर आज मेरे माँ बाप ने मुझे इतना हाई पोजीशन पे पढ़ाया ना होता तो मैं भी किसी किचन में बैठ के सिर्फ हांडी रोटी कर रही होती, और क्या। लेकिन हांडी रोटी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो आपको तालीम है ना बच्चे, ये हिम्मत देती है। ये हिम्मत देती है कि बेटा आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आप एक बेटी हो, एक औरत हो। हाँ, रास्ते मुश्किल जरूर है, मैं इस पे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि हाँ जी औरत है जो मर्द है। ना 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 ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और नामुमकिन को मुमकिन बनाना यही तो जिंदगी है। इसके लिए फाइट करना पड़ता है, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कोई आपको चूरी वो ला के आपके मुंह में नहीं डाल देता, प्लेट पे रख के नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान में भी हम और ज्यादा काम करना चाह रहे हैं बच्चे। तालीम, सिर्फ तालीम के नहीं, आज हम क्योंकि मेडिकल फील्ड से हूँ, और स्पेशली आजकल तो हम लोग KPK में काम कर रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ मुश्किलात नजर आ रही हैं जिसकी वजह से हमें रुकावटें इसका सामना पेश कर रहा है। हम लोग अपनी NGO को INGO रजिस्ट्रेशन करवाने में फिलहाल जो उनसे हैं कामयाब नहीं हो रहे। हमारी करोड़ों कोशिशों के बावजूद अभी तक नहीं हो रही, लेकिन हिम्मत नहीं हम हारने वाले। एक दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, और खोलेंगे, खटखटाते रहेंगे जब तक नहीं खुलेगा, क्योंकि अपने लिए तो हर किसी को लड़ना आता है जी। दूसरों के लिए लड़ के पटाओ तो यही तो इंसानियत है बच्चे। चले, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं, पाकिस्तान को बाहर बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। न्यूरोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर नुमाना खयानी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक हैरानकुन और सनसनीखेज वाकया जो कि भारतीय रियासत बिहार के इलाके गोपालगंज में पेश आया है। शादी की खुशी की तकरीब, जहां खुशियों के जुगनू बिखरने चाहिए थे, वहां अचानक एक ऐसा वाकया पेश आ गया जिसने तकरीब को हंगामा खेज और खौफनाक बना दिया।
ये वाक़या पेश आया है हिंदुस्तान में जब शादी की रिवायती तकरीब में बुलाया गया एक डांसर ग्रुप जिसे मेहमानों ने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखने के लिए कहा था, ये अचानक कैसे तनाज़े का शिकार हो गया। दुल्हा जिनका नाम सोनू कुमार शर्मा है तकरीब के अख्ताम पर दीगर रसूमात में मसरूफ़ थे, लेकिन जब मेहमानों और डांसर्स के दरमियान परफॉर्मेंस के वक्त पर इख्तलाफात बढ़े तो सूरत हाल यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो गई। मेहमान ये जोर दे रहे थे कि डांसर ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस जारी रखे, लेकिन ग्रुप ने वक्त ख़त्म होने की वजह से वहाँ से रुखसत होना चाहा, जिस पर उनकी तलकलामी हुई पहले और बाद में ये तलकलामी हाथापाई तक जा पहुँची। इस झगड़े में एक रक्कासा जिनका नाम मुस्कान बताया जा रहा है वो ज़ख्मी हो गई, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन ये वाक़या यहीं ख़त्म नहीं हुआ। ज़ख्मी होने के बावजूद मुस्कान अपने ग्रुप के साथ तकरीब में वापस आईं। झगड़े के दौरान तशद्दुद करने वाले मेहमानों को मारपीट का निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ दूल्हे को ज़बरदस्ती वो अपने साथ ले गई, जिससे वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया। फिर इस वाक़े की इत्तला पुलिस को की गई, पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू की और फिर पुलिस को तकरीबन 9 घंटे लगे, जिसकी 9 घंटे की तलाश के बाद इस दूल्हे को ज़िला सिवान से बाजियाब करवा लिया गया। गोपालगंज के एसपी हैं उदेश दीक्षित, जिन्होंने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि दूल्हे की अगवा की इत्तला पर फौरी कार्रवाई की गई और अब डांसर ग्रुप की तलाश भी जारी है ताकि कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा भी दी जा सके। तो इस तरह के वाक़यात जब खुशियों की इस तरह की तकरीब में होते हैं, गैर मुतवक्के तौर पर होते हैं, ख़तरनाक वाक़यात हैं जो किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं, तो हमें समाजी और सकाफ़ती तकरीबात में वो जो एक डिसिप्लिन होता है, नज़्म व ज़ब्त होता है, एक सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ऐसी किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। और हम सबको ये चाहिए कि हम अमन के साथ रहें, हम तहम्मुल के साथ रहें, हम एहतराम के साथ रहें और दूसरों का भी एहतराम करें, दूसरों की भी इज़्ज़त करें और जो हमारी इस तरह की समाजी तकरीबात होती हैं उनको खुशियों और अमन का गहवारा बनाया जाए, ना कि इस तरह के वाक़यात वहाँ पर की जाएँ, इस तरह की बदमज़गी वहाँ पर ना हो, ना इस तरह का तनाज़ा हो और ना ही किसी किस्म का आप खौफ का बाइस दूसरे लोगों के लिए बनिए। जिस तरह से इस वाक़े में भी रिपोर्ट किया गया कि एंड पर दूल्हे को ही अगवा कर लिया गया और फिर दूल्हा अपनी ही शादी वाले दिन 9 घंटे तक अगवा रहा। क्या पूरी फैमिली का हाल रहा होगा, क्या उनके एहसासात रहे होंगे, दूल्हे की क्या हालत हुई होगी और जिस ग्रुप की तरफ से उन्हें अगवा किया गया अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की शिद्दत और तब्दीलियों का सिलसिला इस वक्त जारी है। महकमा मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसके मुताबिक आइंदा 3 रोज़ के दौरान कराची में शदीद गर्मी और ज़्यादा नमी की तवक्को भी है, जिससे शहरियों को ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। महकमा मौसमियात ने बताया है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम गर्म रहेगा, मरतूब रहेगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। शहरियों को मुमकिन गर्मी से बचाव के लिए पानी की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करनी है, धूप में कम वक्त गुजारना है, सेहत की हमारी जो दीगर एहतियाती तदाबीर हैं वो हम सबको इख्तियार करनी है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बताया गया है कि मगरबी हवाओं की कमी की वजह से गर्मी के साथ बढ़ रहे हैं। चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। इस सूरत हाल में अवाम को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात की जारी करदा इत्तलात पर मुसलसल नज़र रखने की भी ज़रूरत है और इसके साथ साथ मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से यानी कि 27 मई से कहा जा रहा है कि 31 मई के दौरान आंधी और बारिशों की भी साथ साथ पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर जैगम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो आज से हम 31 मई के दौरान देख रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि आंधी भी आ सकती है, बारिशों की पेशगोई है, इसकी क्या शिद्दत होगी, कितने दिन तक अब ये मामला 31 मई तक जैसे कहा जा रहा है, तो ये 4-5 दिन अब अगले हो सकते हैं कि इसमें मौसम में कोई बेहतरी होगी? जी अंजुम साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आज से तकरीबन 31 तारीख तक एक मगरबी हवाओं का सिलसिला। जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी कंटिन्यू कीजिएगा। हेलो जी, आज से मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करेगा। वक्फे वक्फे से तकरीबन पंजाब के बालाई इलाके बशमूल
इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर वगैरह, इसमें भी वक्फे वक्फे से आंधी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और चंद मकामात पर जो है वो हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। आंधी की शिद्दत अच्छी होगी, ताहम प्रीवियस से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि मोस्टली जो एनर्जी है वो लास्ट इवेंट में निकल चुकी हुई है। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के भी अक्सर इलाकों में जो है वो इसी तरह गर्द आलूद हवाएं, आंधी गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान रहेगा। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में मौसम कतरे गर्म रहेगा। वस्ती और बालाई सिंध के जो अजला हैं उसमें टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस दौरान जो है सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। ठीक है अंजुम, जिस तरह से सैटरडे को हमने देखा, जिस तरह से आंधी तूफान था, ऐसा कभी पहले हुआ? शायद हम लोगों ने अपनी लाइफ में इस तरह का तूफान कभी नहीं देखा। क्या इसकी रीजंस थी? क्या ये एक्सपेक्टेड था? देखें जी, मई के महीने में ऑलमोस्ट पाकिस्तान में एक तकरीबन ड्राई महीना होता है और इसमें जो वेस्टर्नली सिस्टम्स होते हैं उनका इतना असर नहीं होता है। ताहम आपने ये देखा कि पिछला पूरा हफ्ता तकरीबन पंजाब के अक्सर मैदानी इलाकों में बशमूल KP के और जो हमारे नॉर्दर्न एरिया जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर भी टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से एक एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हुई और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुआ, जिसकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हुई। ठीक है, और इस बार भी फिर इसका मतलब कि हम गर्मी की जो शिद्दत देख रहे हैं वो मामूल से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड है, और वजूहात एट दी एंड वही हम कहेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि जो हमारे वेदर जो हीट है या टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जब कोई वेदर सिस्टम अप्रोच करता है तो वो भी बहुत विगरस हो जाता है। ठीक है, और पंजाब की अगर हम सिचुएशन की बात करें, दीगर सूबों में देखें, आने वाले एक हफ्ते में मौसम किस तरह का रहेगा ओवरऑल? जैसा कि बताया कि आज से लेकर 31 तारीख तक तो जो है ये सिलसिला जो है पंजाब के बलाई इलाकों को बारिश और आंधी की सूरत में मुतासर करेगा, जबकि जनूबी पंजाब में जो है तेज़ हवाओं के झक्कड़ और आंधी वगैरह चल सकती है। इसी तरह सिंध में भी जो है वो तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो ये इम्पैक्ट जो है 31 तारीख तक तो रहेगा, उसके बाद फिर दोबारा जो है टेम्परेचर राइज होंगे। ठीक है, और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए जी, मोस्टली गंदम कट चुकी है, अब अगली फसल की तैयारी हो रही है, तो किसानों को चाहिए कि वो अपना जो भी नेक्स्ट उनकी जो बुआई है वो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ वेदर्स या वेदर एडवाइजरीज को देखकर करें। ठीक है, और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए कौन कौन से इलाके सेफ हैं, कहाँ कहाँ वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, या इन फ्यूचर जो अपना प्लान उन्होंने करना है? देखिए जी, मुल्क के जो इंतहाई बलाई इलाके हैं, गिलगित करतूक का जो एरिया है वहाँ पर जो है वो आपके टेम्परेचर्स ठीक होंगे, वहाँ काफ़ी हद तक ठीक होगा। हम जब आप अगर कागान, नारान या सवात की बात करते हैं तो यहाँ पर जब वेदर इम्पैक्ट करेगा तो उस दौरान बारिश के सूरत में जो है लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। ठीक है, अंजुम ये भी बताएगा, महकमा मौसमियात जिस तरह से बड़ा एफिशिएंट हम देखते हैं कि काम कर रहा है, तमाम इदारों को बर वक्त इतला दी जाती है, इस हवाले से कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है। मौसम की पेशगोई के लिए कौन सी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और मज़ीद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको सिस्टम में एडप्ट करने का प्लान हो या किया जा रहा हो? जी देखिए, महकमा मौसमियात जो है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ जो है वो मौजूद हैं, और हम उसके हिसाब से जो है ग्लोबल मॉडल्स और अपने रीजनल मॉडल्स को देखते हुए वेदर फोरकास्ट करते हैं। आजकल ज़माना है नाउ कास्टिंग का, तो जब कोई वेदर अप्रोच करता है तो PMD की जो हमारी किसान ऐप है उसके थ्रू जो है हम फ़ौरन जो है वो नाउ कास्टिंग के जो भी अलर्ट्स होते हैं वो तमाम शहरियों को दे देते हैं। जिसके पास ये वेदर ऐप इंस्टॉल है उसके पास फ़ौरन जो है वो पॉपअप या अलार्म मैसेज आ जाता है। तो मेरी यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम से यही गुजारिश है आपके चैनल के तवज्जुह से कि PMD किसान ऐप को इंस्टॉल करें। वो आपको आपके इलाके के मुताबिक वेदर, और जो भी आपके इलाके में कोई विगरस वेदर होने लगा है या कोई अलार्मिंग सिचुएशन है तो उसकी आपको वेल बिफोर टाइम जो है वो आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 31 मई के बाद ये जो अभी आपने कहा कि आंधी और बारिशों की पेशन गोई है, उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड वेदर कैसा होगा और कितना लंबा फिर ये साइकिल जो गर्मी का है ये चलेगा, और इसी तरह से फिर जो बारिशें हैं, जो मानसून है, क्या वो भी जल्दी एक्सपेक्टेड है? जी देखिए, बिल्कुल 31 के बाद फिर एक थोड़ा सा ड्राई स्पेल आएगा तकरीबन 6 से 8 रोज़ का,
और उस दौरान जो है टेम्परेचर थोड़े से राइज करेंगे और इस बात की तवक्को है कि 15 या 20 जून तक जो है वो पाकिस्तान में प्री मानसून का ऑनसेट हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और जिस तरह से उन्होंने हमें अपडेट किया कि आज के दिन से लेकर यानी कि 27 मई से लेकर 31 मई तक आंधी और बारिशों की पेशगोई भी की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यालाबारी भी हो सकती है। जो आंधी या तूफ़ान के हवाले से पेशन गोई है वो उतनी शिद्दत की नहीं होगी जो कि हम सब ने सैटरडे वाले दिन देखी। जितनी शिद्दत का तूफ़ान पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आया, लाहौर में हमने उसको अपनी आंखों से विटनेस किया। कितने दरख्त थे वो जड़ों से उखड़ गए। बहुत से लोगों का इसमें नुकसान, जानी और माली नुकसान भी हुआ। गाड़ियों पर हमने देखा जिस तरह से दरख्त गिरे हुए थे। सोलर प्लेट्स गिरने के वाक़यात जो थे वो बहुत ज़्यादा पेश आए हैं, जिसमें लोगों को शायद सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि जब भी आप सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए और उसके हवाले से जो भी SOPs बनाए गए हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिस पर सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं तो वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं होगा, इस आंधी तूफान में भी हमने देखा कि किस तरह से वो तमाम प्लेट्स उड़कर, वो तमाम स्ट्रक्चर उड़कर वो सड़कों पर गिरा है। अब वो लोगों को भी लगा है, जानी नुकसान भी हुआ है, लोगों की गाड़ियों पर गिरा और उससे माली नुकसान भी बहुत बड़ी तादाद में हुआ। तो हम सबको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। गर्मी हमने जिस तरह से देखा कि इस वक्त अपने पीक पर जारी है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मौसम में हमें बेहतरी भी दिखाई देती है। तो महकमा मौसमियात की तरफ से जो आइंदा मौसम की पेशन गोइयाँ की जाती हैं उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से, जिसका शानदार अंदाज में अख्ताम हुआ, जिसमें एक बार फिर से लाहौर कलंदर्स ने अपनी बालादस्ती साबित करते हुए 4 सालों में तीसरी मरतबा ट्रॉफी अपने नाम की है। कज़ाफी स्टेडियम में मैच हुआ जहां फाइनल में कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी और यूं शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर्स ने एक और तारीख रकम कर दी। इसी तनाजुर में PSL 10 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ टीमों के बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दिखाने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कप्तानी का एजाज़ शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया, जिन्होंने अपनी जारहाना क़यादत से कलंदर्स को फतुहात से इम्कनार किया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 4 खिलाड़ी कराची किंग्स से मुंतखब हुए हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3-3, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के 1-1 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ से पहले बांग्लादेशी टीम को कुछ बड़ा धचका लगा है। पहले ऑलराउंडर हैं सोम्या सरकार और अब स्टार फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान इंजरी के बायस दौरा पाकिस्तान से बाहर हो चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान को IPL के दौरान बाएं अंगूठे में चोट आई और मेडिकल टीम यही बता रही है कि वो कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक वो फील्ड से बाहर रहेंगे और उनकी जगह अब खालिद अहमद को टीम में शामिल कर लिया गया है। अब देखना यह है कि कमज़ोर होती बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में कैसा परफॉर्म करती है और क्या पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेगा या नहीं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके ख्याल में जिस तरह से इस टूर्नामेंट में शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन के लिए मुंतखब किया गया, कितना दुरुस्त फैसला आपको ये लग रहा है? टीम ऑफ द टूर्नामेंट का जब ऐलान किया गया तो जो कप्तानी का एजाज़ है वो शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि शाहीन ने जिस तरह की कप्तानी की है लाहौर कलंदर्स की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आई थिंक कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर कप्तान नज़र आया है। और मैं ये समझता हूँ कि शाहीन ने पहले भी 2 दफ़ा PSL जितवाया है लाहौर कलंदर को, लेकिन इस बार जिस तरह से उसने कैप्टनसी की है और सेल्फलेस कैप्टन बन के सामने आया है और उसके डिसीजंस में उसकी मैच्योरिटी नज़र आ रही थी कि वो अपने आप को पहले फोकियत देता था कि मैं एक ऑलराउंडर हूँ। बैटिंग के लिए भी वो आगे बढ़ चढ़ के आने की कोशिश करता था, बॉलिंग में भी वो खुद पे ज़्यादा इन्हिसार करता था, लेकिन इस बार हमने देखा है कि वो पूरी टीम को साथ लेके चला है, जो कि आई थिंक के सामने नज़र आ रहा था कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। और मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त सिचुएशन है, ख़ासतौर पे बाबर रिजवान के एक्सक्लूजन के बाद, आगा सलमान नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, लेकिन शाहीन को भी कंसीडर किया जा सकता है और मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट बाबर से तो बहुत बेहतर कैप्टन साबित हो सकता है।
ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने देखा कि सीरीज़ में भी जिस तरह से सिलेक्शन उनकी नहीं हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर काफ़ी तनकीद इस हवाले से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं शायद एहसास अब लोगों को भी हो रहा है कि शाहीन वाकई में अच्छे बॉलर तो हैं ही। इस टूर्नामेंट के मेन बॉलर भी वही रहे हैं, 19 विकेटें उन्होंने ली हैं। टूर्नामेंट जिस तरह से जितवाया है, 3 बार PSL वो लाहौर कलंदर्स को जितवा चुके हैं, तो काफ़ी अचीवमेंट्स अब उनके हिस्से में आ गई हैं। बट सिलेक्शन कमेटी पर काफ़ी फिर सवालात उठ रहे हैं अहमद कि वो सिलेक्ट उन्हें क्यों नहीं किया गया, या फिर आपको लगता है कि ये रेस्ट भी बहुत जरूरी है शाहीन के लिए? मेरे ख्याल में शाहीन के लिए रेस्ट जरूरी थी, क्योंकि PSL एक बड़ा लंबा टूर्नामेंट रहा है, 1 महीने का, 1.5 महीने का। तो उसके बाद फिर ये जब आपका एक प्रीमियम या प्राइम फास्ट बॉलर हो, उसके लिए जरूरी होता है कि आप उसको रेस्ट दें, क्योंकि आपने ट्रैक्टर या ट्रॉली की तरह उसको घसीटना तो नहीं है, उसको आपने बड़े ओकेजन्स पे यूज करना है और सोच समझ के यूज करना है। इवन मैं तो समझता हूँ कि फखर जमान क्योंकि बहुत इंजरीज का शिकार रहे हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता था, या नसीम शाह वगैरह के हवाले से भी, कि इन लोगों को भी प्रॉपर रेस्ट दी जाती। यंगस्टर्स को जैसे अली रजा हमें नजर आए PSL में, या और कुछ यंगस्टर्स नईम वगैरह नजर आए, इनको ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए था। लेकिन खैर पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी हो या कोचिंग स्टाफ हो या PCB की मैनेजमेंट हो, जब ये लोग PCB से बाहर होते हैं, टीवी पे बैठते हैं, तब ये और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब PCB में जाते हैं तो इनके डिसीजंस, इनकी बातों के टोटली अगेंस्ट होते हैं। तो अब अल्लाह जाने के PCB के जो ऊपर टंकी है उसके पानी में कोई इस तरह का मसला है कि वो पीते ही सबके रंग बदल जाते हैं, या फिर नियतों का भी अमल दखल है। ठीक है। अच्छा, जैसे यंग टैलेंट इस बार हमने देखा, PSL की अगर कोई एक फाइंडिंग आपको लगे कि एक खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तानी नेशनल टीम को दिया है, जिस पर ऑब्वियसली अभी मेहनत करनी चाहिए, मजीद सीजन्स खेलें या मजीद डोमेस्टिक की तरफ जाएं, कोई एक बॉलर या कोई एक बैट्समैन का नाम अगर आप लेना चाहते हो? देखिए, मुझे नईम पर्सनली बहुत पसंद आया। नईम की जिस तरह की बैटिंग है, खासतौर पे वो जो अग्रेसिव और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैटिंग करता है, जिस इंटेंट की हम बात करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफी अरसे से मिसिंग है, वो मेरे ख्याल में नईम के अंदर हमें नजर आता है। और लाहौर कलंदर्स में बैटिंग करते हुए भी हमने देखा है कि वो जिस तरह का स्टार्ट वो अवॉइड करता था, एक टेम्पलेट सेट कर देता था अलॉन्ग विद फखर जमान, और फिर लाहौर ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी करती रही, और अगर टारगेट चेस करना हो तो टारगेट चेस करने में भी काफी हेल्प आउट होता रहा। अली रजा भी काफी अच्छा बॉलर है, यंग बच्चा है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत है, उसकी लाइन लेंथ पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल में। ये PSL हमें अप टू सम एक्सटेंड ऐसा PSL लग रहा है कि जिससे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो टैलेंट सामने आ रहा है, कुछ ना कुछ तो यंग प्लेयर्स ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिन पे हम सोच सकते हैं कि ये आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। वरना जो प्रीवियस 2 सीजन रहे हैं वो तो बिल्कुल ही एक तरह से फजूल और नकारा किस्म के PSL के सीजन गए, क्योंकि ना तो हमें कोई टॉप परफॉर्मर्स पाकिस्तान के हिसाब से मिले। इवन हमारे जो टॉप प्लेयर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उनकी भी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। ओवरऑल अगर अब आप देखेंगे तो फहीम अशरफ की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, हसन अली की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो आई थिंक कि जब आपके लोकल, आपके अपने प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स जब इस तरह के टूर्नामेंट में, जो कि आपका अपना टूर्नामेंट है, उसमें परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होता है। और PSL का जो असल मकसद है वो तभी पूरा होता है, बजाय इसके कि फॉरेन प्लेयर्स आए यहाँ पे आके परफॉर्म करके चले जाएं और आपके अपने प्लेयर्स की कोई परफॉर्मेंस ना हो। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने नईम का भी जिक्र किया, बैट्समैन में अगर हम देखें साहबजादा फरहान थे, वो बड़े कंसिस्टेंट हमें दिखाई दिए। उसके बाद हसन नवाज जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको लग रहा है पाकिस्तान के पास जिस तरह से जो ओपनर्स हम कहते थे कि हमारे पास ओपनिंग पेयर जो है वो अच्छा नहीं है, अब साइम भी होंगे, फ़खर भी होंगे, साहबजादा फरहान हो सकते हैं, नईम हमारे पास एक ऑप्शन हो सकते हैं, हसन नवाज एक ऑप्शन हो सकते हैं, तो एक लंबी फहरिस्त तो आ गई पाकिस्तानी टीम के पास। देखिए, अच्छी बात है, जितनी लंबी फहरिस्त आएगी, जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्लेइंग 11 है उसके ऊपर एक प्रेशर होगा कि हमने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। अगर अच्छे से अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतनी मजबूत, इतनी तगड़ी है कि हमें रिप्लेस कर देंगे। और अगर हम प्लेइंग 11 से बेंच पे गए, बेंच से फिर हम टीम से भी बाहर हो सकते हैं, स्क्वाड से भी बाहर हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो पिछले 3 साढ़े 3 साल में स्ट्रगल
स्ट्रगल किया है उसकी वजह ये थी कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ ही स्ट्रांग नहीं थी। आपके पास बेंच पे ऐसे ऑप्शंस ही नहीं थे जो बाबर को, रिजवान को, इन प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकें। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो हसन नवाज आ गया है, नईम आ गया है, साहबजादा फरहान की जितनी तारीफ की जाए कम है, और उस लड़के को ये क्रेडिट जाता है कि उसने इधर उधर की बातें करने के बजाय इवन हसन अली और साहबजादा फरहान, इन दोनों की मुझे ये क्वालिटी पसंद है कि ये कभी भी बयानबाजी नहीं करते, ये मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। ये जब भी पाकिस्तान टीम से बाहर होते हैं ये सीधे डोमेस्टिक में जाते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके उसके बाद फिर ये टीम के अंदर वापस आते हैं और फिर ये इनकी परफॉर्मेंसेस भी हमें अलग लेवल की नजर आती हैं। तो मेरे ख्याल में जितनी आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी उतना आपकी टीम को फायदा होगा। देखें, बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन हो, कोई भी प्लेयर हो, पाकिस्तान का प्लेयर है, लेकिन हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल स्टार या इंडिविजुअल प्लेयर। तो आई थिंक कि अब अगर बाबर रिजवान बाहर हो गए हैं ना T20 से, तो आपके बाकी भी प्लेयर्स को ये मैसेज चला गया कि देखो अगर बाबर और रिजवान परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो बाहर हुए हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम भी बाहर हो सकते हैं। तो आई थिंक इसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे हमने माजी में भी देखा बड़ी गलतियां होती रही पाकिस्तान सुपर लीग से, जो हमें टैलेंट इमीडिएटली मिलता रहा हम उसको नेशनल टीम में फौरन भेज देते थे। आपको लगता है कि ये जो फास्ट ट्रैक की पॉलिसी थी ये अब तब्दील होनी चाहिए, एक दो और लीग्स लड़के खेले, या ये हम कह लें कि डोमेस्टिक कम से कम इन्हें खिलाया जाए ज्यादा से ज्यादा? देखें, इन लड़कों को PSL की परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भेज देना डायरेक्टली ये ऐसे है जैसे इनको जो है ना वो खुद कुछ जैकेट पहना देने वाला काम है। क्योंकि प्लेयर आप ठीक है परफॉर्मेंसेस से आपको नजर आ जाता है कि ये प्लेयर अच्छा है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन उस प्लेयर में कुछ ना कुछ इतनी डेफिशिएंसीज या प्रॉब्लम्स या फॉल्ट्स होते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे एकदम अगर वो जाएगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा। हसन नवाज की अगर हम बात कर लें, आप देखें कि हसन नवाज ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता रहा डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस पे वो आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन न्यूजीलैंड वाले टूर पे 100 के अलावा उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, वो 100 भी इसके कैचेस वगैरह भी इसमें ड्रॉप हुए, तो वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ कि भाई ये तो बिल्कुल लेग का लिपाड़ू है, ऑफ साइड पे तो इससे खेला ही नहीं जाता, ये हर शॉट को मिड विकेट की तरफ या लेग साइड पे खेलने की कोशिश करता है और वो टॉप एज लग के 2-3 दफा वो आउट भी हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस तरह के जो फॉल्ट्स हैं ना वो आपके फॉरेन इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़े जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका हर टीम का या हर नेशन का टॉप टैलेंट सामने आता है, तो फिर आप उसके सामने एक्सपोज हो, उसके बजाय आप डोमेस्टिक में ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लेयर्स को मौका दो, अपनी प्रायोरिटी पे रखो कि पहले अगर आप उनको डोमेस्टिक में 2-3 मैचेस देते थे तो आप उनको फुल मैचेस दो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें, आपको भी उनके पोटेंशियल का पता चले और उन प्लेयर्स को खुद भी अंदाजा हो कि वो कितने पानी में है। एकदम से मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को, और अच्छा हुआ कि नईम या अली रजा ये इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में नहीं यूटिलाइज यहां पर किया गया। अच्छा, बांग्लादेश की सीरीज के हवाले से बात कर लेते हैं। 3 T20 मैचेस की ये सीरीज है। मुस्तफिजुर रहमान अवेलेबल नहीं होंगे उनके पास, सोमिया सरकार नहीं होंगे। ये जो गैर मौजूदगी है ये बांग्लादेश टीम के लिए किस हद तक नुकसानदेह है, पाकिस्तानी टीम के लिए किस हद तक फायदेमंद हो सकती है? देखें, मुशफिकुर रहीम की जहाँ तक बात है वो नो डाउट इस वक्त बैकबोन मेरे ख्याल में है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं ख्याल जितना उनके पास एक्सपीरियंस है किसी और प्लेयर के पास है। एक शाकिब थे लेकिन वो अब रिटायर हो चुके हैं, तो इसका तो एक बहुत बड़ा झटका उनको लगा है, क्योंकि वो यहाँ की कंडीशंस का भी काफ़ी बेहतर जानते हैं बाकी प्लेयर्स की निस्बत। सोम्या सरकार काफ़ी अच्छे और तगड़े उनके प्लेयर हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वो बैटिंग करते रहे हैं, और हमने देखा है कि वो जो उन्होंने जब भी अच्छा परफॉर्म किया है बांग्लादेश ने बड़ी से बड़ी टीम्स को भी टफ टाइम दी है। तो इन दोनों का ना होना मेरे ख्याल में बांग्लादेश को काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी हम बांग्लादेश की टीम को इजी इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि उनके एक अच्छी खासी उनकी तगड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है, और मेरे ख्याल में जिस तरह के उनके पास प्लेयर्स है मेहदी हसन मिराज टाइप जो कि कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, वो हमें आगे जाके प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। हमारी क्योंकि एक यंग टीम है, एक इनएक्सपीरियंस टीम है, तो इससे एटलीस्ट हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट हमारे प्लेयर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। अगर देखें हसन नवाज है, ये बाकी प्लेयर्स हैं, इनको अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट मौका मिल रहा है और यहाँ पे भी अगर खुदा ना खास्ता ये परफॉर्म नहीं करते, फिर हम इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे। और फिर जब प्लेयर बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे तो इन पे ये टैबू लग जाएगा कि भाई ये तो बस फ्रेंचाइज लीग
लीग्स के प्लेयर हैं और ये तो बस लोकल लेवल के प्लेयर हैं जो कि इस लेवल तक परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरनेशनल में नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है। अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तानी टीम का इस वक्त कॉम्बिनेशन आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हमारे जो टीम में नहीं होंगे, एक नई टीम हम देख रहे हैं, नौजवान खिलाड़ी होंगे। ये एक्सपीरियंस या ये एक्सपेरिमेंट, इसको आप कैसा देख रहे हैं? देखें अनवार, मुझे 2 प्लेयर्स का बड़ा दुख है कि वो इस टीम में नहीं है। एक तो अब्बास आफरीदी जो कि आपका PSL का टॉप विकेट टेकर रहा है, उसको किस वजह से बाहर कर दिया आपने, विदाउट किसी रीजन, विदाउट उसको बताए हुए आपने जो है वो मुंह उठा के उसको बाहर कर दिया। फिर सुफियान मुकीम आप देखें, अगर न्यूजीलैंड वाला टूर देखें, उसकी 6 की इकॉनमी से उसने बॉलिंग की है, जहां पे आपके प्लेयर्स को 10-10, 15-15, इवन 20-20 रन के कवर में पड़ रहे थे, आपने उसको बिला वजह बाहर कर दिया। अब बाबर आजम साहब ने भी उसको PSL में खिलाना गवारा नहीं किया एक भी मैच। तो आप जब इस तरह के जो प्लेयर्स हैं आप इनके साथ ज्यादती करेंगे तो फिर उसका असर आपकी अपनी नेशनल टीम पे भी पड़ेगा। अब अब्बास अफरीदी की तुक ही नहीं बनती कि जो आपका टॉप विकेट टेकर है उसको आप बाहर कर दें। यही काम आपने उसामा मीर के साथ किया था, वो आपका टॉप विकेट टेकर था PSL का, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया, उसकी जगह आप शादाब को ले आए विदाउट किसी परफॉर्मेंस। तो आपका जो सबसे प्राइम टूर्नामेंट है PSL है, आपका जो सबसे टॉप टूर्नामेंट है पाकिस्तान का वो PSL है। अगर आपने PSL में ही की परफॉर्मेंसेस के बावजूद प्लेयर्स को टीम में नहीं लेके आना, तो फिर आप प्लेयर्स को बता दें कि भाई हमने तो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीम को सिलेक्ट करना है, आप जितना भी परफॉर्म कर लें, हमारा दिल होगा आपको सिलेक्ट करेंगे, और हमारा दिल नहीं होगा तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। बाकी जो प्लेयर्स हैं, आई थिंक कि बाकी जो भी सिलेक्शन हुई है टीम की वो काफी हद तक बेहतरीन सिलेक्शन हुई है, बेहतर सिलेक्शन हुई है। लेकिन अगर ये 2 प्लेयर होते तो ये मजीद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते। इनके साथ बिल्कुल ज्यादती की गई है और ये ज्यादती इनके साथ नहीं की जानी चाहिए थी। इसकी सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है और आपका जो नया कोचिंग स्टाफ है वो भी जिम्मेदार है। सुफियान को बाहर करने की वजह तो मेरे ख्याल में शादाब को सिक्योर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अबरार ऑलरेडी इतना परफॉर्म कर चुका है कि उसको तो हटाया नहीं जा सकता। सुफियान को जानबूझ के नहीं खिलाया जा रहा कि चलो ना ये खेले ना ये परफॉर्म करे और ना ही शादाब की जो प्लेस है वो इनसिक्योर हो। तो आई थिंक ये जो है इन चीज़ों को PCB को, खासतौर पे जो PCB की टॉप मैनेजमेंट है, मोहसिन नकवी साहब, उनको देखना पड़ेगा कि प्लेयर्स के साथ इस तरह से इनजस्टिस ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान सुपर लीग को भी आज हमने डिस्कस किया और बांग्लादेश के साथ जो T20 सीरीज़ पाकिस्तानी टीम की शुरू होने जा रही है, टीम कॉम्बिनेशन को भी हमने डिस्कस किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनकर आपकी आंखें भी फट पड़ेंगी और दिमाग भी हैरत में मुब्तला हो जाएगा। नॉर्वे का एक छोटा सा इलाका है, एक ऐसा वाक़या यहाँ पेश आया जो शायद आपने पहले कभी ज़िंदगी में ना देखा हो। एक आम सुबह, एक आम मॉर्निंग रूटीन, जब सब लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थे, एक शख्स यूरेनियलबर्ग को अपनी खिड़की से बाहर देखकर ऐसा मंजर नज़र आया कि वो खुद भी दंग रह गया, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। उनके अपने लॉन में, उनके घर के चंद मीटर फासले पर एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ खड़ा था। बिल्कुल आपने सही सुना, एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़, एक बड़ा माल बरदार बहरी जहाज़ जो आमतौर पर समंदर में चलता है, अचानक कैसे एक शहरी के घर के करीब आकर टकरा गया। ये 135 मीटर यानी तकरीबन 443 फीट लंबा जहाज़, जिसका नाम NCL साल्टन है, ये अपनी मामूल की रवानगी के दौरान रास्ता भटक गया था और ये जहाज़ 16 अफराद के अमले के साथ नॉर्वे के एक बंदरगाह ट्रॉन्डहाइम फियोर्ड से निकलकर और कांगर की जानिब जा रहा था, लेकिन किसी टेक्निकल या फिर नेविगेशनल इनसे गलती हुई जिसकी वजह से ये साहिल के बहुत करीब आ गया। हेलबर्ग ने बताया कि उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब उनके जो आसपास नेबर्स थे वो घबराए हुए उनके दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक उन्होंने दी, वो खुद भी बाहर निकले और जब उन्होंने जहाज़ को देखा तो उसे देखकर उनकी गर्दन ऊपर की तरफ उठ गई, क्योंकि जहाज़ की छत उनके घर की खिड़की के करीब पहुंच चुकी थी। अगर ये जहाज़ 5 मीटर, सिर्फ 5 मीटर यानी कि तकरीबन 15 फीट और आगे बढ़ जाता तो शायद ये जहाज़ उनके बेडरूम में दाखिल हो जाता। तो वाक़या वाकई एक मुअज़्ज़ा ही कहलाया जा सकता है कि इस दौरान शुक्र है कोई भी जानी या कोई भी माली नुकसान नहीं हुआ। इस सारे मंज़र को रिकॉर्ड किया गया। इस मंज़र को देखकर ये सोचना भी मुश्किल है
कि एक ऐसा बड़ा बहरी जहाज़ जो समंदर के लिए बनाया गया हो कैसे एक शहरी के घर के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तो ये वाक़या जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत से हैरत अंगेज़ वाक़यात होते हैं, गैर मुतवक्के वाक़यात हैं, यकीनी तौर पर अनएक्सपेक्टेड है कि आपका घर साहिल के किनारे मौजूद है और वहाँ पर इतना बड़ा बहरी जहाज़ आपके घर के बिल्कुल 15 फीट करीब पहुँच जाए, और अगर ये ना रुक पाता तो वो ये उनके घर को भी तबाह बर्बाद कर सकता था। और इस तरह का वाक़या जो ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स हो। साथ ही वाक़या जैसे नेविगेशन की वहाँ पर ख़राबी उन्हें देखने को मिली, सेफ्टी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है कि समुद्र में जब आप सफ़र कर रहे हैं तो हर किस्म की एहतियात आपको बरतनी चाहिए ताकि ऐसे जो हादसात हैं उनसे भी बचा जा सके। तो ये जो वाक़या था ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ भी इसको यहाँ पर टीवी पर शेयर करते हैं कि यकीनी तौर पर ये नाज़रीन के लिए एक यादगार हैरानकुन लम्हा रहा और हमें भी ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया में आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो हमें हर वक्त चौकन्ने रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।